नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा के अंतर्गत हम हिंदी की बोलियों को, उपभाषाओं को, साथ साथ हिंदी में आकार बहुला कौन कौन सी बोलियां हैं, ओकार बहुला कौन कौन सी बोलियां हैं, इसके अतिरिक्त संविधान में हिंदी भाषा को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं, किस अनुच्छेद में, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज एक बहुत से छोटे से वीडियो में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो जैसा कि देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, जून में परीक्षा होने वाली है। तो इसके अगर हम पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो इसमें इकाई 1 के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें आज की इस वीडियो कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार, जिसमें हम हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियों को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए, हम पढ़ेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो इस प्रकार हमारा 2-3 टॉपिक इस वीडियो के अंतर्गत पूरा हो जाएगा इस पाठ्यक्रम के अनुसार। तो इसी प्रकार की वीडियोस अब लगातार चैनल पर आने वाले हैं। तो आप अगर यदि नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जून में परीक्षाएं होने वाली है और समय बहुत कम बचा हुआ है। अब केवल वही वीडियोस आएंगी जो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ाया जाएगा इसमें। तो चलिए, हम बिना देर करते हुए शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को। तो सबसे पहले देखेंगे हम भाषा के बारे में कि हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, किसकी बोली। ठीक है, तो हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। ठीक है, हिंदी की अब हम उपभाषाओं को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी की 5 उपभाषाएं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, यानी राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो 5 उपभाषाएं हो गई हिंदी की। अब देखिए, खड़ी बोली के कुछ अन्य नामों को हम देखेंगे। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि खड़ी बोली का इनमें से कौन सा दूसरा नाम भी है। तो देखिए, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी या कौरवी कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी खड़ी बोली के ही अन्य नाम हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला है अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौड़ बोलियां हैं? तो हिंदी की उपभाषा है बिहारी हिंदी। ठीक है, इसी बिहारी हिंदी की गौड़ बोलियां हैं अंगिका और वज्जिका। अगला है हिंदी की ओकार बहुला बोलियां क्या? बहुत बार देखिए, ओकार बहुला, आकार बहुला से प्रश्न आते हैं और देखेंगे हम कि ओकार बहुला कौन कौन सी बोलियां। ओकार बहुला का मतलब क्या है? जिसमें ओकार की मात्रा अधिक लगती है, शब्दों में ओकार का प्रयोग ज़्यादा होता है। वही आकार वाले में आकार का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो ओकार में कौन कौन सी है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली और कुमाऊनी। ठीक है, तो ये सभी जो है वो ओकार बहुला बोलियां हैं। वहीं बात करेंगे हिंदी की आकार बहुला बोलियों को, तो कौरवी, हरियाणवी, दक्खनी, दक्खनी जिसे हम उर्दू के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे देखिए ऐसे याद करिएगा, कौरवी, हरियाणवी और दक्खनी, ये जो 3 है ये आकार बहुला है, बाकी जितनी है वो ओकार बहुला। ठीक है, तो कौरवी, हरियाणवी और दक्खनी, दक्खनी या उर्दू एक ही है, इनको आकार बहुला और बाकी जितनी वो ओकार बहुला। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी की कुछ उदासीन आकार बहुला बोलियां भी होती है, जैसे छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। ठीक है, तो ये सभी क्या है? उदासीन आकार बहुला बोलियां हैं। तो आप इसको कंफ्यूज ना होए और बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगी। आगे हम देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं और फिर उनकी बोलियां। उपभाषाएं भी अभी हमने पढ़ा 5, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं सभी राजस्थान की बोलियां। कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी। देखिए, ये भी नाम पूछा जाता है, जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? तो ढूंढाड़ी। ठीक है, तो मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, ये जो चारों है ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वही पूरी मारवाड़ वाली भाषा, जयपुर की, मारवाड़ की, ये सभी भाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो हम किधर आ जाएंगे अब? कौरवी, हरियाणवी, मतलब पश्चिम के तरफ की। ठीक है, तो कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी का एक और नाम क्या है? बांगरू, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी,
ये सभी जो भाषाएं हैं वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, अब है पूर्वी हिंदी। तो पूरब की तरफ क्या है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वही बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली किसके अंतर्गत है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। वही पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी। तो यही तो है केवल उपभाषाएं और उनकी बोलियां, ये समग्र इसी में सम्मिलित हो जाती हैं। और ये देखिए परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है कि कौन किसके अंतर्गत आती हैं। तो उपभाषाओं को देख लिया आपने, 5 उपभाषाएं हैं और इन उपभाषाओं की ये विभिन्न बोलियां हैं। आगे हम देखेंगे हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था। तो आप सभी जानते हैं 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, बनाया गया था। आगे है, जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। तो जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी और अभी के समय में कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, संख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश है। तो अनुच्छेद 120 जो है, ठीक है, संख्या की दृष्टि से अनुच्छेद 120 जो है वो संविधान का सर्वप्रथम उपबंध है जिसमें किसके संबंधित, राजभाषा से संबंधित निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 120 में। वही देखेंगे हिंदी की व्यंजनांत बोली कौन सी है, अर्थात जिसका अंत क्या होता है व्यंजन से। तो भोजपुरी और अवधी। ठीक है, व्यंजनांत बोलियां कौन सी है हिंदी की, तो भोजपुरी और अवधी। आगे हम देख लेंगे अब कि संविधान के अंतर्गत राजभाषा संबंधी जितने भी प्रावधान दिए गए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सबको। ठीक है, तो देखिए सिर्फ यहाँ पे मैं पढ़ दे रही हूँ कि क्या है, संविधान में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है इसके अंतर्गत संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा की चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 2 के अनुच्छेद 120 में। वहीं बात करें संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में निर्देश है। तो संसद की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 120 में, ठीक है, वहीं राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 210 में निर्देश है। आगे देखिए संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद जो है उसमें राजभाषा संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा भाग 17 में ये अनुच्छेद है। ठीक है, तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत, ठीक है, भाषा संबंधी जो भी प्रावधान दिया गया है ये अभी हम 43 से लेकर के 51 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 343 जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसमें क्या है, संघ की राजभाषा के बारे में निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 343 या 343 में संघ की राजभाषा के संदर्भ में। वहीं अनुच्छेद 344 जो है वह है राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति। ठीक है, तो विशेषकर आप याद रखिए संसद का आयोग और समिति, ठीक है, इनके संदर्भ में राजभाषा के लिए जो भी बातें कही गई है वो 344 में है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के संदर्भ में जो भी प्रावधान है वो 345 में राज्य से संबंधित। ठीक है, संसद से संबंधित 44 में, राज्य से संबंधित 45 में, 46 में देखेंगे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा। ठीक है, तो संघ के बीच या फिर एक दूसरे राज्य के बीच जो भी है संचार के लिए राजभाषा का जो प्रावधान है वो 346 में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए आयोग और समिति के लिए 44, ठीक है, राज्य की राजभाषा के लिए 45, अब राज्य का दूसरे राज्यों से या संघ से संपर्क बनाने के लिए 46। अनुच्छेद 347 क्या है, किसी राज्य की जन समुदाय के किसी भाषा के संदर्भ में विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। मतलब अगर विशेष उपबंध विभाग है उसके द्वारा बोले जाने वाली कोई भाषा है तो वो 347 के अंतर्गत आएगी, किसी भी राज्य के जन समुदाय के किसी भी भाषा के संबंध में। ठीक है, राज्य से संबंधित मतलब राज्य के अंतर्गत किसी भी जन समुदाय के किसी भी भाषा के संबंध में कोई विशेष अगर उपबंध विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसके निर्देश, उसके संबंध में जो भी बातें हैं वो 347 में। ठीक है, इसमें विशेषकर 343 तो आप ज़रूर से याद रखिएगा, ये संघ की राजभाषा के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 348। अब देखिए 348 में क्या है, न्यायालय के संदर्भ में, जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों में जो भी बातें होंगी, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली जो भी भाषा के बारे में, ये सब कुछ का निर्धारण, ठीक है, 348 के अंतर्गत किया गया है। न्यायालय से संबंधित जो भी बातें हैं उसके लिए। ठीक है, तो विधेयक
न्यायालय, ये सभी की बात 348 अनुच्छेद में की गई है। वही 349 में क्या है कि भाषा संबंधित कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, ठीक है। तो विधियों के अधिनियमित करने के लिए जो भी प्रक्रिया है, विधि की बात कर रहे हैं। 349 349 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या, विधियों के अधिनियम की बात, ठीक है। विधि, अधिनियम, विशेष प्रक्रिया जो भी है भाषा संबंधी, वो 349 में है। वही 350 में क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्देश है। अब देखिए, अल्पसंख्यक की भी जो भाषा होती है उसके संदर्भ में जो भी निर्देश है वो 350 में है, अल्पसंख्यकों की भाषा के लिए। अगला है अनुच्छेद 351, जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किया गया। तो 51 क्या है, केवल विकास के लिए। तो आप समझ गए। 43 संघ की बात, 44 में संसद, आयोग, ये सब की बात, 45 में राज्य की बात की गई, 46 में राज्य का दूसरे राज्यों के साथ या संघ के साथ बात की गई, 47 में कोई विशेष उपबंध विभाग द्वारा राज्य के जन समुदाय के अंतर्गत कोई विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो भी आएगी वो 347 अनुच्छेद में उसका निर्देश है। उसमें 48 में क्या है, न्यायालय से संबंधित जो भी है निर्देश, विधायक, ये सभी का प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अनुच्छेद 348 में निर्देश है। 49 में क्या है कि विधियों के अधिनियमित करने के लिए प्रक्रिया जो भी है उसका है। 50 में क्या है, अल्पसंख्यक की बात है। और 51 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। तो अभी भी हमने पढ़ा संघ की राजभाषा के संदर्भ में जो भी बातें लिखी गई है वो 343 में लिखी गई है, ठीक है। तो संघ की राजभाषा कौन सी होगी, ये अनुच्छेद 343। संघ से जितनी संदर्भित बातें हैं राजभाषा को लेकर के 343 में। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 26 जनवरी 1965 तक किया जाता रहेगा, ताकि इस दौरान हिंदी शासकीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए। अब ये बातें कौन करेगा, ये बातें तो संघ ही करेगा, ठीक है। कि कब तक शासकीय रूप में भाषा चलेगी, कब कौन सी भाषा रहेगी, कितनी अवधि के बाद हटाया जाएगा किसे, ठीक है। तो ये सारी बातें, सारे निर्देश ये संघ के अंतर्गत ही आते हैं। तो संघ के अंतर्गत जितनी भी राजभाषा से संबंधित बातें हैं वो अनुच्छेद 343 में आएंगे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद 25 जनवरी 1965 के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी। तो ये भी चूंकि संघ के द्वारा कहा जा रहा है तो ये क्या है, अनुच्छेद 343 में, ठीक है। क्योंकि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद 25 जनवरी 1965, तो ये जो निर्देश दिए गए हैं किसके द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं, संघ के द्वारा, ठीक है। कि कब तक कौन सी भाषा रहेगी, किसको हटाया जाएगा, किसको किस उपबंध में रखा जाएगा। तो ये सब जो संघ की राजभाषा के संदर्भ में निर्देश हैं, संघ ने जो दिए हैं, संघ को जो देने हैं, वो सभी अनुच्छेद 343 में है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति की बात आ जा रही है, राष्ट्रपति की बात आ जा रही है, यानी कि संसद, आयोग, ये सब समिति की बात आ जा रही है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का नाम आ गया। तो अब क्या हो गया कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी, आयोग की। तो आयोग और समिति से संबंधित जितने भी प्रावधान निर्देश है वो किस में है, अनुच्छेद 344 में, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। 344 क्या है, राजभाषा के लिए संसद, आयोग, समिति, इन सबसे संबंधित है। तो देखिए आयोग की नियुक्ति करेगा, तो ये आयोग से संबंधित जितने भी निर्देश है वो अनुच्छेद 344 में है। वही राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो यह 1963 ईस्वी में यथा संशोधित सन 1967 ईस्वी में क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। क्या, राजभाषा अधिनियम। वही राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी, तो राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी, कुल 9 धाराएं थी। वही राजभाषा नियम कब पारित हुआ, तो जो नया संशोधित हुआ वो देखिए सबसे पहले तो 1976 ईस्वी में राजभाषा नियम पारित हुआ था, लेकिन बाद में संशोधित होकर के यह 1987 ईस्वी में पारित हुआ था।
क्या, राजभाषा नियम। वही राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था, तो ये 1968 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था राजभाषा संकल्प। तो इस प्रकार जो भी अनुच्छेद से संबंधित, हिंदी की बोली, उपभाषा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं थी, आपने उसको पढ़ लिया है एक छोटे से वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगा होगा, और जैसा कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, बहुत उपयोगी है, प्रश्न बनने ही बनने हैं। इसको 2 से 3 बार आप अच्छे से पढ़िए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी और कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। संविधान से समझने के बारे में आपको आगे किसी भविष्य में कोई दूसरा वीडियो इससे संदर्भित देखने में, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में जितनी परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने प्रश्न हैं वो सभी कुछ संभावित इसमें मौजूद है। ठीक है, तो चलिए अब इसी प्रकार की अगली वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।